अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ फ़हद एंड यू आर वाचिंग योर फेवरेट यूट्यूब चैनल स्पीक इंग्लिश विद फ़हद। आज का जो हमारा लेक्चर है ये प्रेसी के हवाले से है और प्रेसी को हम डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। प्रेसी बेसिकली क्या चीज़ है, सीएसएस के एग्ज़ाम्स में इसका क्या रोल है और इसकी प्रिपरेशन के लिए हमें कौन से रूल्स फॉलो करने चाहिए, क्या असेंशियल्स हैं इसके, क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए, क्या चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। ये आज के इस लेक्चर में इंशाल्लाह आई विल ट्राई टू आंसर ऑल द क्वेश्चंस। एक और बात मैं बता दूं प्रेसी के हवाले से कि प्रेसी सीएसएस में जो प्रेसी एंड कंप्रीहेंशन और प्रेसिस का जो पेपर है उसमें आती है और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 20। अगर तो आपने एग्जैक्टली जो एग्जामिनर चाहता है वो एक्सट्रैक्ट आपने दे दिया है उसको, तो यू कैन टेक लाइक 14, 15 to 16 मार्क्स। इट डिपेंड्स इंटायरली उसकी जो सेटिस्फेक्शन है जो चेकर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके अलावा अगर आप उसमें मिस्टेक्स करते हैं, आपकी कुछ ग्लिचेस हैं और आपकी बड़ी कॉमन से अगर मिस्टेक्स हैं तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप उसमें से पासिंग मार्क्स भी ले सकें। दूसरी बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है प्रेसी के हवाले से वो ये है कि प्रेसी ओवरनाइट आप कभी भी इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। इट बेसिकली नीड्स अ लॉन्ग टर्म प्रैक्टिस। और अगर आप सीएसएस के लिए जाना चाह रहे हैं तो व्हाट आई विल सजेस्ट यू कि कम से कम आप डेली बेसिस पे आप अगर 60 डेज तक अगर आप चल लेते हैं उसके बाद आप इंशाल्लाह इस काबिल हो जाएंगे कि आप इसको परमानेंटली, यानी कोई भी आपके सामने कोई भी अनसीन पैराग्राफ जो होता ही अनसीन है मोस्टली जो आता है आपके पास आ जाता है, तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप उसको जो है प्रिसाइज कर सकें, उसको आप एक्सप्लेन कर पाएँ। मैं सबसे पहले ज़रा इसके मीनिंग्स की तरफ आ जाता हूँ कि इसके मीनिंग्स क्या है। देखिए जी, सबसे पहले क्या चीज़ है जी, समरी। ठीक है, समराइज़ करना, यानी आपने क्या करना है, आपके पास एक कंप्लीट पैसेज है और आपने उसको समराइज़ करके देना है। समराइज़ आपने कैसे करना है, आपने उसका जो मेन चीज़ें हैं वो देनी है आपने, यानी साइनॉप्सिस देना है किसी चीज़ का, आपने उसको रिज्यूम बना के देना है, कुछ आउटलाइंस लिखनी है। और असल में आपने क्या करना है जी, आपने एब्स्ट्रैक्ट निकालना है, उसके अंदर जो असल चीज़ छुपी हुई है, उसका जो मेन आइडिया है, सिर्फ वही निकाल के लिखना है। आउटलाइंस का मतलब ये नहीं है कि आपने आउटलाइंस बना देनी है, यानी आपने आउटलाइन करना है कि मेन पॉइंट इसमें क्या है, इसमें जो एग्जामिनर है या जो राइटर है वो क्या कहना चाहता है और उसका मेन मकसद क्या है। यानी प्रेसी जो है बेसिकली ये फ्रेंच वर्ड है और इसका मतलब क्या होता है, प्रिसाइज करना, किसी चीज़ को जो है शॉर्टन करना, कम कर देना। रूल्स एंड रेगुलेशन हम डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं चीज़ें एक्सप्लेन करता जाता हूँ साथ साथ। एक और बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसका प्रेसी ऐसी होनी चाहिए कि आपने लिखा है और मैंने प्रेसी पढ़ ली और मुझे जो है ओरिजिनल जो पैसेज है वो पढ़ने की ज़रूरत पेश ना है, मैं उसमें से जो मेन चीज़ें हैं वो निकाल लूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। पहली स्लाइड के ऊपर अगर मैं आऊँ तो मैंने इसको टाइटल दिया है एसेंशियल्स का। एसेंशियल्स का मतलब क्या है, एसेंशियल्स का मतलब ये चीज़ें जो है ये हमने करनी है और इसमें से अगर मैं इसके अगेंस्ट चला जाऊँ तो हमने ये चीज़ें नहीं करनी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने क्या करना है, आपके पास पैसेज आ जाता है 200 वर्ड्स का। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि आपका जो आइडिया है आपने उसको 1/3 ऑफ द टोटल, यानी ये तकरीबन 66 वर्ड्स या 67 to 9 वर्ड्स बनेंगे, उनके अंदर आपने जो मेन आइडिया है आपने उसको बनाना है। अब एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है इस हवाले से, इस पहले पॉइंट के हवाले से कि 1/3 ऑफ टोटल कैसे किया जाए, यानी आपको कैसे पता चले कि टोटल वर्ड्स कितने हैं। एक तो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप पूरा टाइम वर्ड्स काउंट करने में गिन दें। ये वाला जो पॉइंट है मैं जब आप आगे हम लोग जाएंगे इंशाल्लाह तो मैं एक्सप्लेन करूंगा कि आपने वर्ड्स काउंट कैसे करने हैं। बाकी आपने टोटल 1/3, मिसाल के तौर पे 100 का आ गया तो 33 पे आपने जाना है, 34, 35 भी हो सकते हैं। लेकिन एक बात माइंड में रखिएगा कि ये ना हो कि आप इससे कम कर दें 20 से, आपको लगता है कि 27 पे बात पूरी होगी तो मैं इसको ख़त्म कर दूं। ये चीज़ आपने बिल्कुल नहीं करनी। दूसरी बात क्या है, दूसरा मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्लैरिटी। क्लैरिटी का मकसद ये नहीं है कि आपने उसको क्लीन और साफ करके लिखना है। क्लैरिटी का मकसद ये है कि उसने जो आपसे मेन थीम पूछा है उसका मकसद जो है वो बिल्कुल क्लियर और वाज़िया होनी चाहिए, उसमें किसी किस्म की कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, यानी वो टू द पॉइंट हो, एग्जैक्टली वो चीज़ हो, यानी उसका जो मीनिंग है वो बिल्कुल क्लियर हो। अगर मैं तीसरी बात करूं करेक्शन के हवाले से, तो करेक्शन का मकसद ये है कि आप ग्रामेटिकली किसी किस्म की कोई मिस्टेक ना करें, आप वर्ब्स की मिस्टेक ना करें, स्पेलिंग्स की मिस्टेक। ये वैसे बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं जो सीएसएस एस्पायरेंट्स नहीं करते, लेकिन इवन अगर आपके सेंटेंस स्ट्रक्चर में भी है तो डेफिनेटली आपको पेनलाइज करेगा। इसके ऊपर एग्जामिनर कभी भी आपको नहीं छोड़ेगा। चौथी बात जो है वो ये है कि आपके व्यूज़ जो है बड़े क्लियर होने चाहिए, बड़े ही आपके बायस्ड किस्म के अनबायस्ड होने चाहिए। मिसाल के तौर पर उसने कह दिया कि जी डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप जो है ना उसमें डिफरेंस है, उसने कुछ दोनों को बात कर दिया, या उसने एक पैराग्राफ के अंदर दोनों चीज़ों को डिस्क्राइब कर दिया। तो आपका जो व्यू है वो ऐसा ना हो कि आप अगर डिक्टेटरशिप को फेवर करते हैं तो आप उसके हवाले से लिख लें, या अगर आप फेवर करते हैं उसको
डिक्टेटरशिप के अलावा डेमोक्रेसी को अगर आप फेवर करते हैं तो ये ना हो कि आप उसकी तरफ लिखें। आपने बिल्कुल अनबायस्ड व्यू देना है। आपने किसी भी चीज़ को, किसी भी जो पहलू है उसको आपने स्किप नहीं करना सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो आपको अच्छा नहीं लगता। आपका जो व्यू है बिल्कुल अनबायस्ड होना चाहिए, यानी किसी हवाले से भी एग्जामिनर को ये बात ना लगे आपके व्यूज़ को पढ़ के कि आपने किसी की साइड ली है, आप एक तरफा गए हैं। अगली जो बात है वो इट इज़ अबाउट कंप्लीटनेस, यानी आपका मैसेज बिल्कुल क्लियर और कंप्लीट होना चाहिए। आप मिसाल के तौर पे आपने, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में कहा कि अगर आप 30 वर्ड्स हो जाते हैं तो आपने स्किप नहीं करना, आपने 33 या 35 तक लाजमी जाना है। कंप्लीटनेस का मतलब ये है कि कोई भी मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये ना हो कि आपको लगे क्योंकि आपके राइटिंग स्किल्स थोड़े से वीक हैं तो आपने क्या किया कि इसको थोड़ा मैं और लंबा लिख सकता हूँ तो मैं जो है इसको छोड़ देता हूँ क्योंकि ये तो कंप्लीट नहीं हो रहा, वर्ड्स छोटे हैं, वर्ड्स सॉरी कम हो गए और मुझे तो इसको पूरा करना था और यहाँ पे पूरा नहीं आ रहा। तो कोई भी ऐसी मेन बात जो है वो उसमें से स्किप नहीं होनी चाहिए। कोहेरेंस का मकसद क्या है? कनेक्टिविटी होनी चाहिए। कनेक्टिविटी का मतलब ये है ट्रांजिशन आपकी जो है सेंटेंसेस की वो एक दूसरे के साथ बिल्कुल होनी चाहिए। मिसाल के तौर पे फर्स्ट वाली लाइन आप लिखते हैं कि दैट्स ऑल अबाउट द रोड्स, मिसाल के तौर पे रोड्स के ऊपर प्रेसी आ गई है तो पहली लाइन आपने रोड्स की लिखी, दूसरी लाइन में आप ये नहीं लिख सकते कि वहाँ का पानी जो है ना वो ठीक नहीं है। अब आप रोड्स के ऊपर बात करें, पूरा पैसेज जो है रोड्स के हवाले से है, उसको वो डिफाइन कर रहे हो, आप कहीं और चले गए हैं। यानी आप कनेक्ट रहने चाहिए। बंदे को पहला आपका सेंटेंस पढ़ के दूसरा सेंटेंस पढ़े तो उसे ये ना लगे कि दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं, बल्कि उसे ये लगे कि ये बिल्कुल चीज़ें जो है आपस में कनेक्टेड हैं, इनका एक दूसरे के साथ रिलेशन है। इससे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है जी? आपने ओन वर्डिंग आपने इस्तेमाल करनी है। आपने कोशिश करनी है कि कुछ लोग ऐसा करते हैं, वैसे CSS लेवल पे नहीं, BSc में लोग ऐसा करते हैं कि ट्राई करते हैं कि जी कॉपी पेस्ट करके लिख दें। चले जी यहाँ पे मैंने इनको अंडरलाइन कर लिया, ये चीज़ें जो है मेन पॉइंट्स हैं, वही वाले सेम वर्ड्स उठाएं और उन्हीं वर्डिंग में इनको लिख लें। आपने जो मेन थीम है, जो मेन उसके अंदर जो उसका एक्सट्रैक्ट निकाला है आपने, उसको आपने क्या करना है, उसको आपने अपने वर्ड्स में अगले बंदे को समझाना है। अच्छा, लास्ट पे एक जो बात मैंने लिखी सिंगल पैराग्राफ, ये रूल एक जगह पे जाके जो है एप्लीकेबल नहीं होगा। वो किस जगह पे? मिसाल के तौर पे उसने 3-4 पैराग्राफ बड़े बड़े आपको दे दिए और आपने इसको प्रेसी की है तो आप उसको डेफिनेटली 3 या 4 पैराग्राफ्स में भी कर सकते हैं, ये यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ये कुछ बेसिक से एसेंशियल्स थे जो आपके लिए ज़रूरी है, आप इनको कहीं पर भी लिख लें। ये आपके मेन इंपॉर्टेंट रूल्स होने चाहिए जो आपने अपने माइंड में रखनी है प्रेसी का क्वेश्चन करते हो। अब ज़रा इसको डिटेल में एक्सप्लेन कर लेते हैं। चलें जी, सबसे पहले मैंने ऊपर लिखा हुआ है रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग फॉर CSS के स्टूडेंट्स के लिए प्रेसी राइटिंग के थंब रूल्स क्या हैं, यानी इनके अलावा हमने कहीं पे भी नहीं चलना। ये आपने अपने पास नोट डाउन कर लेने हैं और इनको आपने अप्लाई करना है जब भी आप प्रेसी करें। सबसे पहले क्या है जी? रीड द गिवन पैसेज। पहली बात क्या है जी? गिवन पैसेज जो है उसको आपने एहतियात के साथ पढ़ना है। फिर उसने लिखा हुआ है एट लीस्ट 3 टाइम्स, तकरीबन 3 दफ़ा, इन ऑर्डर टू ग्रेस्प। और इसका मकसद क्या है कि आपने ग्रेस्प करना है किस चीज़ को जी? मेन आइडिया को। यानी आपने बड़े ही रिलैक्स और इत्मीनान के साथ आपने क्या करना है, किसी भी पैसेज को बड़े आराम से आपने मिनिमम 3 टाइम्स पढ़ना है। अब देखें दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है जी? अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ऊपर मैंने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ना वो अंडरलाइन कर लिए हैं। अब आपने अंडरलाइन क्यों करनी है? टू बी इंक्लूडेड इन योर प्रेसी, कि ये आपकी प्रेसी में इंक्लूड होंगे। आपने मेन जैसे मैंने ऊपर 1 2 3 4 बातें जो है उनको अंडरलाइन कर लिया कि ये वो चीज़ें हैं जो मैं छोड़ नहीं सकता। अगर सिर्फ ऊपर वाली लाइन की प्रेसी की जाए तो इसमें मैं ग्रेस्प, अगर मैं कहता हूँ कि मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं चाहिए, मुझे इसको कितनी दफ़ा पढ़ना है, पढ़ना क्या चीज़ है, उसमें से निकालना क्या है। ये ऊपर वाला जो फर्स्ट है कि रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एटलीस्ट 3 टाइम्स इन ऑर्डर टू ग्रैस्प द मेन आइडिया, इसमें से अगर मैं यही चीज़ें निकाल दूं तो मैं इसको प्रिसाइज ही नहीं कर पाऊंगा। तो आपने क्या करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आपने अंडरलाइन कर लेना है जो आपको लगे। उसके बाद अ पॉइंट इज इंपॉर्टेंट इफ इट इज इंटीमेटली कनेक्टेड विद द मेन सब्जेक्ट। पॉइंट इंपॉर्टेंट कैसे है? अगर वो मेन सब्जेक्ट के साथ डायरेक्ट लिंक्ड है। अब जैसे कि इस वाले में देखें, इसमें पैसेज के बारे में बात हो रही है, ज़रूरी है कितनी दफ़ा पढ़नी है, ज़रूरी है मेन आइडिया इसका क्या है और उसको ग्रैब करना है। ये चीज़ें क्या हैं जी? ये कनेक्टेड है मेन सब्जेक्ट के साथ। एंड इफ़ इट इज़ एसेंशियल फॉर अ क्लियर एक्सपोजिशन ऑफ द थीम, और क्या ये उसके थीम की क्लियर एक्सपोजिशन के लिए ये चीज़ें ज़रूरी हैं, तो फिर आपने उन पॉइंट्स को क्या कर लेना है जी? अंडरलाइन कर लेना है। तीसरा जो मेन पॉइंट इसके हवाले से मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो क्या है जी? आपने जैसे मैंने लिखा कि आपने ओन लैंग्वेज इस्तेमाल करनी है प्रेसी में, आपने कॉपी पेस्ट नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे कुछ बातें हैं, वर्ड्स एंड फ्रेजेस आ गए हैं, ठीक है जी। आपको लगता है कि आपके पास कोई अच्छे सिनोनिम्स नहीं है, आपके माइंड में उस वक्त कोई फ्रेज नहीं चल रहा जो उसका सिनोनिम हो, तो फिर आप उनको वैसे ही लिख सकते हो। डेट्स आ जाती हैं, आप उनको चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, ये क्वेश्चन बड़ा पूछा जाता है कि जी डेट्स वगैरह मेंशन करनी है या नहीं करनी।
देखिए अगर कोई चीज़ बिल्कुल ही डेट्स के ऊपर बेस कर रही है तो फिर आपने ज़रूर करनी है। अगर डेट एक सिंपल आ गई कि 7 मार्च को ये हुआ और वो कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं है तो फिर आप उस डेट को स्किप कर सकते हो। अच्छा, उसने क्या लिखा, कहता है जी यूज योर ओन लैंग्वेज इन द प्रेसी वाइल वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम द ओरिजिनल पैसेज जो है मे बी यूज्ड इन द प्रेसी, आप इसको कर सकते हैं। और होल सेंटेंसेस शुड नेवर बी यूज्ड। अब ये ना हो कि इसमें से हम ये लिखते हैं जी रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एटलीस्ट 3 टाइम्स। अब यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम इसको प्रिसाइज करें तो ये हम नहीं करेंगे कि हमने पूरा का पूरा पैसेज उठाया और पूरे के पूरे पैसेज को हमने वहाँ पे राइट डाउन कर दिया। इस चीज़ से हमने बचना है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में भी रूल्स के बारे में ही है। आप देखें ये रफली कितनी होनी चाहिए, 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। जैसे मैंने आपको पहले बताया, पहले जो मेन स्लाइड पे मैंने आपको बताया कि 1/3 टोटल ओरिजिनल पैसेज का हो जाना चाहिए। अब इसको बनाने का तरीका क्या है, इसके वर्ड्स काउंट करने का तरीका क्या है, ये बड़ा सिंपल। देखिए इस रूल को आप फॉलो कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11, यहाँ तक इस लाइन के अंदर टोटल 11 वर्ड्स हैं। अगर आप ये सारे काउंट करें तो इसकी जरूरत नहीं है, आप यहाँ तक काउंट करें, उसके बाद 1 2 3 4 एंड ऑलमोस्ट 5, ऑलमोस्ट ये 50 to 55 वर्ड्स बनते हैं। अगर आपने इस पैसेज को प्रिसाइज करना है तो फिर आपने 50 से 55 वर्ड्स को 3 पे डिवाइड करना है और आपने टोटल बातें लिख देनी है। अब इसका तरीका का दूसरा क्या है कि ऑलवेज प्रिपेयर अ रफ ड्राफ्ट। आपने एक रफ सा ड्राफ्ट बना लेना है पहले और उसके बाद आपने वर्ड्स काउंट करने हैं जैसे मैंने आपको बता दिए हैं। इफ यू फाइंड दैट इट इज टू लॉन्ग, अगर आपने ये ड्राफ्ट जो बनाया आपको लगता है बहुत ज़्यादा लंबा हो गया तो आप क्या करें, इसमें से जो शॉर्टन इट बाय रिमूविंग व्हाट सीम्स इन एसेंशियल, आपको लगता है जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उनको आप निकाल लें। किस हिसाब से, बाय कंसीडरिंग फ्रेजोलॉजी, फ्रेजोलॉजी के हिसाब से अगर आपको लगता है कि ये चीज़ें इन एसेंशियल हैं, गैर ज़रूरी हैं, आप इनको स्किप कर दें। अगर आपको लगता है कि ये बहुत छोटा है, इफ इट टर्न्स आउट टू बी टू शॉर्टन, आपने इसको ट्राई किया, आपने एक रफ सा ड्राफ्ट बनाया और आपको लगा कि ये तो बहुत छोटा बन गया, तो अब आपने दोबारा क्या करना है, आपने थोड़ा सा इसको ओरिजिनल को दोबारा पढ़ना है और आपने देखना है कि वो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, व्हाट मोर कैन बी एडेड टू द प्रेसी, कि इस प्रेसी में और क्या चीज़ आप ऐड कर सकते हैं और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो ऐड की जा सकती हैं। एग्जाम्पल्स की तरफ अगर मैं नेक्स्ट अगर मैं आऊँ तो क्या चीज़ें हैं जो आपने यहाँ पे निकाल देनी है। मिसाल के तौर पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप कोई एग्जाम्पल्स गिवन है आपके पास किसी भी किस्म की, आप उनको स्किप कर सकते हैं। इलस्ट्रेशंस हैं, कोई कंपैरिजन गिवन है तो उसको आप क्या कर सकते हैं जी, छोड़ सकते हैं अगर वो इंपॉर्टेंट नहीं है प्रेसी का। उसके बाद फिगर ऑफ स्पीच जो है जितने भी हैं उनको आप रिमूव कर सकते हैं। आइडियाज़ जो एक्सप्रेस किए गए हैं क्लियर या डायरेक्ट लैंग्वेज में, उनको भी आप क्या कर सकते हैं, उनको आप स्किप कर सकते हैं अगर ये इन चीज़ों का अगर लिंक जो है आपके मेन आइडिया के साथ नहीं है। अगली बात पे मैं अगर आऊं तो बी वेरी केयरफुल अबाउट द लैंग्वेज यू राइट। जो आप यानी इंग्लिश में आप लिख रहे हैं, जो आपने वे ऑफ राइटिंग चुना है वो बिल्कुल ज़बरदस्त किस्म का होना चाहिए। जैसे मैंने आपको करेक्शन के हवाले से कहा कि उसमें किसी किस्म की कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जैसे मिस्टेक्स ऑफ ग्रामर एंड स्पेलिंग्स आर पेनलाइज, इनको पेनलाइज किया जाएगा, नहीं छोड़ेगा प्रेसी चक्कर आपको कभी भी इन द प्रेसी एज अदर फॉर्म्स ऑफ कंपोजिशन। और जो दूसरी कंपोजिशन की फॉर्म्स हैं अगर उसमें कोई भी मिस्टेक्स आती हैं, अगर आपको लगता है कि वो छोड़ने वाला है तो दैट इज़ योर रॉन्ग थिंकिंग। ये कभी भी मतलब आपकी छोटी से छोटी मिस्टेक, देखिए आपने एक पूरे पैसेज को पढ़ा, उसके बाद आपने उसको प्रिसाइज कर दिया, उसके लिए वो पढ़ना बिल्कुल नॉर्मल सा है। और प्रेसी ऐसा क्वेश्चन है जिससे वो डिटेल में पढ़ता है। यानी कभी ये होता है कि मिसाल के तौर पे ऐसे के पेपर में आप बैठे हैं, आपने ऐसे लिखा, आपने इंट्रोडक्शन बड़ा अच्छा दिया, एग्जामिनर को आपका इंट्रोडक्शन, आपकी आउटलाइंस बहुत अच्छी लगी तो वो कंक्लूजन पे चला गया कि देखें जी अगर उसकी थीसिस स्टेटमेंट अच्छी है तो इसने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया, आई शुड गिव इट सम सिंपैथी मार्क्स। लेकिन प्रेसी में ऐसा कुछ नहीं होने वाला। प्रेसी ऐसा क्वेश्चन है जिसको वो कभी भी एक वर्ड भी स्किप नहीं करने वाला। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सी दैट योर प्रेसी इज अ पीस ऑफ रीडेबल इंग्लिश। ये रीडेबल इंग्लिश होनी चाहिए जिसको वो आराम से पढ़ सके, यानी वो कंफ्यूज ना हो कि व्हाट इट इज रिटन, एंड दैट इट्स आइडियाज कैन बी अंडरस्टूड इवन अ पर्सन हु हैज नॉट गॉन थ्रू द ओरिजिनल। और इसके आइडियाज़ इतने आसानी से समझे जाने के काबिल हो कि वो बंदा भी समझ ले जिस बंदे ने जो ओरिजिनल पैसेज है उसको नहीं पढ़ा। यानी एक बंदे ने ओरिजिनल पैसेज पढ़ा है और एक बंदे ने आपकी प्रेसी पढ़ी है, तो दोनों को मेन उसका जो थीम है वो समझ आ जाना चाहिए। उसके बाद आपकी जो प्रेसी है ये कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कोहेरेंस के बारे में बताया, ये आपस में बिल्कुल कनेक्टेड हो, एक सेंट। अब जैसे यहाँ पे मैं रूल्स की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे आके मैं ऐसे स्टार्ट नहीं कर सकता। अब यहाँ तक मैंने रूल्स की बात की, ये दोनों मैंने रूल्स बताया कि एसेंशियल्स क्या चीज़ है, रूल्स क्या चीज़ है, तो इसके बाद मैं ये शुरू नहीं कर सकता कि यहाँ से आगे मैं प्रपोजिशन के बारे में बोलना स्टार्ट कर दूँ, तो ये चीज़ें आपस में कनेक्टेड नहीं होंगी।
इसी तरह आपकी जो पैसेज की प्रेसी है, जब आप इसको प्रिसाइज कर रहे हैं तो आपस में बहुत अच्छे तरीके से कनेक्टेड होने चाहिए। एज सच इट शुड नॉट बी डिवाइडेड इनटू पैराग्राफ। अब ये वाला जो रूल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, मिसाल के तौर पे वो इस तरह पैराग्राफिंग कर देता है, इस पैसेज की, इस पैसेज की, इस पैसेज की, और इनकी लेंथ अच्छी खासी है, तो फिर आप इसको प्रिसाइज कर सकते हो, इसको कर सकते हो, इसको कर सकते हो, लेकिन ये आपस में लिंक्ड होने चाहिए, आपस में इनकी ट्रांजिशन और कनेक्टिविटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स मूव टू द लास्ट, और नॉट द लास्ट, सॉरी, यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। अब देख, इसमें आपने क्या करना है कि आपने कभी भी डायरेक्ट फॉर्म जो है स्पीच की वो नहीं करनी, आपने हमेशा इनडायरेक्ट लिखना है। अब कैसे जी? अगर ऑथर कहता है कि रिटन इन द फर्स्ट पर्सन नाउन यूजिंग, अगर उसने फर्स्ट पर्सन को आई और मी में इस्तेमाल किया है तो आप उसने थर्ड पर्सन में आपने कन्वर्ट करके लिखना है, आपने उसको ही और हिज कर देना। ठीक हो गया? यानी आपने उसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है, आपने उसको डायरेक्ट स्पीच में नहीं लिखना है। ये कभी कभी होता है वैसे। अच्छा, किसी केसेस में अगर बड़ी अच्छी बात है, जैसे यहाँ पे चेस्टरटन लिखा हुआ है, जॉनसन लिखा हुआ है, अगर तो इसके अंदर किसी ऑथर का नेम आ जाता है, फिर बड़े बहुत ही आपके लिए आसान हो जाता है। फिर आपने क्या करना है, आपने स्टार्ट करना है द ऑथर सेज और अकॉर्डिंग टू ऑथर, यानी इस तरह की चीज़ें आप कर सकते हैं। इन केस ऑफ द नेम ऑफ द ऑथर, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि अगर नेम आ जाता है फिर तो आपके लिए ज़्यादा आसान हो गया। आप क्या, जैसे चेस्टरटन है या जॉनसन आ जाता है, आप क्या कहेंगे, इज गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज, पैसेज पे है तो प्रेसी जो है ऐसे आपने शुरू करनी है। कैसे जी? अकॉर्डिंग टू चेस्टरटन, चेस्टरटन के मुताबिक, या मैकॉला सेज, मैकॉले जो है वो क्या कहता है, या जॉनसन जो है एक्सप्रेस करता है अपने व्यूज़ को। यानी आप उस राइटर का नेम अगर वहाँ पे मेंशन है तो आप इस तरह से भी प्रेसी जो है अपनी वो स्टार्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर मैं बात करूं तो आप सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट बात है वो क्या है जी, आपके पास टाइटल बड़ा ज़बरदस्त होना चाहिए। आपके पास कोई ना कोई सूटेबल टाइटल होना चाहिए जो आप प्रेसी में दोगे, इवन वो पूछे या ना पूछे, आपने टाइटल हर हाल में देना है। अच्छा, टाइटल का मतलब क्या था? टाइटल कहते हैं जी उन्वान को, और टाइटल हमेशा कहाँ पे लिखा जाता है? ऑन द टॉप ऑफ द पैसेज। जो भी पैसेज है उसको टॉप पे टाइटल होता है, टाइटल कभी भी एंड पे नहीं होता। टाइटल आप टॉप पे लिखेंगे, सबसे पहले आप टाइटल लिखेंगे, उसके बाद ही आप प्रिसाइज करना स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ये जो टाइटल है ये शुड ओनली नॉट बी ए कंप्लीट सेंटेंस। ये ना हो कि आप उसको ना कंप्लीट सेंटेंस के तौर पे ले जाओ। मिसाल के तौर पे रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग फॉर सीएसएस है, तो इसके साथ मैं क्या करूं कि मैं साथ में 3-4 और लाइन ऐड कर दूं या एक पूरी लाइन बना के लिख दूं। मैं इसको क्या कर सकता हूं, इसको सिंपली लिख सकता हूं रूल्स ऑफ प्रेसी राइटिंग फॉर सीएसएस भी मैं ख़त्म कर सकता हूँ, या हाउ टू राइट प्रेसी इन सीएसएस एग्जाम्स कर सकते हैं, या प्रेसी राइटिंग फॉर सीएसएस कर सकते हैं, या रूल्स ऑफ प्रेसी यहाँ तक भी कर सकते हैं। तो टाइटल जो है वो बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल होना चाहिए। टाइटल एग्जैक्टली एक्सप्लेन करे, टाइटल के अकॉर्डिंग आपको पता अगर पैसेज और टाइटल मैच नहीं करे तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है। एक और बात जो अच्छा, टाइटल मस्ट बी स्प्लाइड इवन दो इट मे नॉट हैव बीन आस्क्ड। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि ये पूछा नहीं भी गया फिर भी आपको सप्लाई कर देना चाहिए। अच्छा, टाइटल आपको मिलता कहाँ से? टाइटल के लिए एक बड़ा आसान सा एक ट्रिक है, या तो आप पहली 2 लाइनें पढ़ लें, आपको टाइटल का पता चल जाएगा, या लास्ट 2 लाइनें आप पढ़ लें, आपके माइंड में टाइटल जरूर आ जाएगा। क्योंकि जो भी राइटर है वो अपने मेन टाइटल के हवाले से डेफिनेटली वो जरूर बताता है। फर्स्ट जब वो स्टार्ट कर रहा है इंट्रोडक्शन, तो वो बताता है कि मेरा टाइटल क्या है, मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ। तो टाइटल आपको फर्स्ट पैराग्राफ से या लास्ट पैराग्राफ से जरूर मिल जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ ये वाला जो लास्ट रूल ऑलमोस्ट लिखा हुआ है दिस वन, ये सिर्फ और सिर्फ सीएसएस के लिए है। इसके अलावा ये प्रेसी राइटिंग में नहीं होता कि इंडिकेट द नंबर ऑफ वर्ड्स इन योर पैसेज एट द एंड। आपने एंड पे क्या करना है? अब वो जो आपको मैंने बताया था कि आपने कहा जी टोटल वर्ड कितने मैंने लिए, टोटल वर्ड मिसाल के तौर पे 100 है, और मैंने इसको प्रिसाइज करके कितना लिखा जी, इतने मैंने लिखे, और ये आपने बस 2 बातें लिख देनी है। कुछ लोग ये कहते हैं कि जी टेकन फ्रॉम द प्रेसी, प्रेसी से मैंने इतने अल्फाज लिए। अगर आप ऐड करना चाहते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज देयर इज नो नीड। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हमने प्रेसी को ओवरकम कैसे करना है। ये वाले रूल्स आप अपने पास लिख लें, इसको आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें। मैं क्या किया करूंगा कि हमारे जो डेली डॉन आर्टिकल आजकल आ रहा है जिसको हम एक्सप्लेन करते हैं डेली बेसिस पे, उसी में से कोई एक पैराग्राफ हम लेंगे और डॉन एडिटोरियल के एंड के ऊपर मैं लिख दूंगा कि आपने इसको प्रिसाइज करना है और उसकी डेली बेसिस पे उसको एवेल्यूएट कर दिया जाएगा फॉर यू गाइज। उसमें जितनी मिस्टेक्स होंगी उनको ठीक कर दिया जाएगा, और ये आपका डेली का डेली काम होगा। और इसको मिनिमम भी अगर हम करें प्रैक्टिस तो ये ऑलमोस्ट 90 डेज हमने करना है। इसके लिए आपके पास 20 to 25 मिनट्स होंगे, वो टाइम आपको निकालना होगा। इन द स्टार्ट हम क्या करेंगे, छोटे छोटे पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे ताकि आपके लिए मुश्किल ना हो, फिर हम उसको कम्प्लेक्स करते जाएंगे, और जब हम 1.5 मंथ कंप्लीट कर देंगे तो उसके बाद हम हाफ या फुल पे चले जाएंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। जो बिगिनर्स हैं उनके लिए मैंने एक छोटी सी एक्सरसाइज छोड़ी है, इस एक्सरसाइज को आपने पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपने कमेंट सेक्शन में अगर आपके कोई क्वेश्चन क्यूरीज हैं वो भी आपने मुझे बताने हैं। उसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि
आप इसमें मैं कुछ ऐड करना चाहूँ, कुछ आपको पॉइंट्स बेटर लगते हैं, अगर आपके पास हैं तो प्लीज़ लेट मी नो इन द सजेशन और कमेंट्स बॉक्स। और ये जो मैंने लिखा है, ड्यूरिंग माई वेकेशन लास्ट डे आई हैड अ हार्ड टाइम चूजिंग अ टूर, फ्लाइट्स टू जापान, हांगकॉन्ग एंड ऑस्ट्रेलिया आर जस्ट टू कॉमन, व्हाट आई वांटेड वाज समवेयर एक्साइटिंग एंड exotic, a place where I could be spared from the holidays tour crowds. I was so happy when John called up suggesting a trip to Cherokee, a country in the state of Oklahoma. I agreed and went off with the preparation immediately. We took a flight to Cherokee and visited a town called Koila Boundary, surrounded by magnificent mountain scenery. The town painted a paradise before us, with the Oconaluftee Indian village reproducing tribal crafts and lifestyles of the 18th century, and the outdoor historical pageant unto these hills playing 6 times weekly in the summer nights. Koila Boundaries try to present a brief image to the Cherokee past to the टूरिस्ट। ये आपकी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज को आपने सॉल्व करने की कोशिश करनी है, और ये अगर आप चाहें तो आप इसको 2 में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आप इमीडिएटली है इसको कट करके नीचे ले आए और आप इसको 2 पैराग्राफ में अपनी आसानी के लिए कर सकते हैं। अगर आपके लिए इजी है तो प्लीज़ इसको गो थ्रू कीजिएगा और इसकी जो प्रेसी है वो लिख दीजिएगा इन द कमेंट बॉक्स। आपकी सजेशंस विल ऑलवेज बी वेलकम्ड, और थैंक यू सो मच मेरे साथ रहने का। और प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।